अब नेक्स्ट में आते हैं कोयला क्या है। यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन जैसे उद्योगों में, लोहे और इस्पात, वाष्प इंजन तथा और विद्युत उत्पादन में भी करने में इसका उपयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्नल और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस आते हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र जो कि रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो जो कि झारखंड में स्थित हैं, ये सारे हमारे जो एरियाज हैं यहाँ पे कोयला उत्पादन किया जाता है। क्लियर है। एक बार फिर से भारत के जो राज्य हैं जहाँ पे होते हैं, जैसे रानीगंज हमारा हो गया जो कि बंगाल में है, झरिया, धनबाद और बोकारो जो कि झारखंड में है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट में हमारा आता है पेट्रोलियम की बात। पेट्रोल जिससे काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो हमारी कारें चलती हैं उनसे वो जो है वो पेट्रोल से ही चलती हैं। और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े और काले द्रव से होती है जिससे पेट्रोलियम कहा जाता है। ये सैलों की परत के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके बाद यह परिष्करणशाला में इसको भेजा जाता है जहाँ अपरिष्कृत और पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक जैसे स्नेहक को तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर मुख्य हैं। अन्य मुख्य उत्पादक की बात करें तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया इसमें आते हैं। भारत में अगर बात करें कि यहाँ पे कहाँ उत्पादन होता है तो भारत में मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं जो कि असम का डिगबोई है, मुंबई में बॉम्बे हाई का जो एरिया है वहाँ पे, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में भी इस प्रकार पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पे मिलता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें जो कि है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधन का उपभोग तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले जो प्रदूषक हैं वो भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है जो जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट आया है वो क्या है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें आता है जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। अभी हम इसको फिगर के जरिए देखेंगे। तो टरबाइन के जरिए ऊपर से गिरता है, घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाता है। इससे उत्पन्न जो विद्युत होती है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए उसके बाद जो है अब नेक्स्ट में आता है हमारा जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। अभी हम इसको फिगर के जरिए देखेंगे। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाता है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं जैसे भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन और दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ पे जो आपको ये फिगर दिख रहा है ये सलाल जल विद्युत परियोजना है जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर हम बात करें एडिशनल फैक्ट के रूप में तो विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला जो देश था वो नॉर्वे है। कई बार मल्टीपल एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है। यहाँ पे हमने बात किया था फिगर की किस प्रकार जल विद्युत उत्पादन होता है।
तो जैसा हमने बात किया कि पानी को एक जगह यहाँ पे संग्रहित किया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे आपको टरबाइन दिख रहा होगा। टरबाइन पे पानी को धीरे धीरे यहाँ से छोड़ा जाता है। ये टरबाइन गोल गोल ऐसे ऐसे इस तरह से घूमते हैं। उसके बाद से यहाँ से विद्युत उत्पन्न होता है और उसके बाद से पानी को यहाँ से छोड़ दिया जाता है इस तरीके से, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। और इसका यूज हम कृषि क्षेत्र में और अन्य गतिविधियों में करते हैं। यहाँ पे तार के माध्यम से करंट को ले लिया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट में आते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। तो जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं, इनके उपयोग की हमें आवश्यकता है। यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट बात किया है कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित जो बस अड्डा है वो स्कॉटलैंड में है। अब आते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है और धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी बहुत ही लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतकों में भी इसका यूज होता है। इसमें बताया गया है कि सौर ऊर्जा का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे रोशनी देने के लिए, यातायात संकेतक के रूप में, सौर कुकर के रूप में। इस प्रकार हम इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा कि किस प्रकार पैनल यहाँ लगाए गए हैं और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कुछ इस तरीके से इस पर पड़ता है और ये विद्युत के रूप में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। अब आती है अपने पवन ऊर्जा की तरफ। ये क्या है? पवन ऊर्जा जो है वो एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने तथा जल निकालने के लिए चिरकाल में चला रहा है। यानी हम इसका यूज जो है वो अनाजों को पीसने में करते हैं और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि ये बड़े पंखे हैं और इनको यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं ये कुछ इस तरीके से घूमती हैं, ऐसे ऐसे चक्कियाँ। उसके बाद से क्या होती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन जो है वो फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं, यानी इनको ऐसे जगह पे लगाया जाता है जो तटीय इलाके हैं, जैसा कि ये हमारा भारत का तटीय इलाका है। तो इन तटीय इलाकों में या राजस्थान के कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे हवाएं लगातार चलती रहती हैं, वहाँ पे इनको लगाया जाता है। और पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं परमाणु ऊर्जा की तरफ। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक जो कि यूएसए है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है? तो भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में यहाँ पे पाया जाता है। अगर हम केरल के लोकेशन की बात करें तो केरल जो है उसकी स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो मोनोजाइट बालू है वहाँ पे थोरियम की प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में जो कि कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर और राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोदा और कर्नाटक में कैगा। ये आपको ध्यान रखना है जो इसकी स्थिति है, कई बार मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाता है। तो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोदा और कर्नाटक में कैगा। क्लियर है। यहाँ पे अब बात आती है कि भूतापीय ऊर्जा ये कैसे होती है। आपको जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार भूतापीय, हम इसको एक बार देख लेते हैं। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ, जैसा कि आपको पता है कि जिससे हम पृथ्वी के अंदर की ओर नीचे जाते हैं, पृथ्वी की परपटी से जैसे नीचे आते हैं कोर की तरफ, तो उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि कोर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। तो जैसे जैसे हम गहराई के साथ नीचे जाते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है।
यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। और वर्षा से यानी कि वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने में, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के उपयोग में लाई जाती है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है उसके पास, और इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में यह स्थित है। भूतापीय ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में भूतापीय ऊर्जा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ये फिगर भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे मणिकर्ण जो कि हिमाचल प्रदेश में है और पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में है। ये भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है भारत में, और सबसे अधिक भूतापीय ऊर्जा का केंद्र यूएसए है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से किस प्रकार यहाँ पे उत्पादन होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर लगाया गया है और विखंडन द्वारा यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त हो रही है। यहाँ से गर्म जल यहाँ पे जा रही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से यहाँ से भाप निकलता है। भाप जो है यहाँ पे एक टरबाइन लगा दी जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे टरबाइन लगाई जाती है। उसके बाद से ये जो है यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है। जब यहाँ पे पानी यहाँ पहुँचती है तो फिर टरबाइन के ऊपर गिरती है। उसके बाद से ये इसे गोल गोल टरबाइन घूमता रहता है, जिसके माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है। क्लियर है? इसे हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम भूतापीय ऊर्जा के उदाहरण की बात करें कि किस प्रकार यहाँ पे होता है, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। उसके बाद से यहाँ पे जल है, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। जल के रूप में हम जल कहाँ से प्राप्त हुआ, जैसे हम कुएं में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका भाप निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगाया जाता है और यह एक केंद्र के रूप में यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे जनरेटर और टरबाइन को रखा गया है। यहाँ पे प्राकृतिक दरार आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे प्राकृतिक दरार है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसा हमने बताया कि किस तरह से यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसकी जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एडिशनल फैक्ट की बात करें, जैसे विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो कि फ्रांस ने बनाया था। अगर हम ज्वारीय ऊर्जा की बात यहाँ पे करें तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पे बात आती है कि उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बाढ़ इसमें स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय यहाँ पे मिल के जो ज्वारीय मिल है उसके क्षेत्र यहाँ पे स्थित है। अगर हम इसके फिगर को देखें तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो हाईवे बना हुआ है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, और नीचे यहाँ पे आपको जैसे ये समुद्र का एरिया मान सकते हैं, या जो नदी बनाई जाती है, वैसे तो ज्वार समुद्र में ही आता है तो हम समुद्र के मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है पुल के रूप में। यहाँ पे ऐसे होल कर दिया जाता है और इस होल में इस तरीके से यहाँ पे जो टरबाइन रखी जाती है, हर होल में जो यहाँ पे होल आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे टरबाइन को रख दिया जाता है। और टरबाइन में आपको पता ही है कि यहाँ पे ये लगे होते हैं जो कि ऐसे ऐसे घूमते हैं पंखे के रूप में, ठीक है, उन्हें हम टरबाइन कहते हैं। और ये जो है ये वाला एरिया जनरेटर है, जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया भी गया है। ये जनरेटर है और ये टरबाइन है, ठीक है। जब उच्च ज्वार यहाँ से आता है, उच्च ज्वार क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये उच्च ज्वार है और ये निम्न ज्वार है, ठीक है। ये वाला उच्च ज्वार है, ये निम्न ज्वार है। तो जब उच्च ज्वार यहाँ पे आता है तो यहाँ से फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये इसके माध्यम से यहाँ पे जो होल बना हुआ है जिसमें टरबाइन रखा गया है, वहाँ से पानी जब निकलता है तो ये पंखों को घुमा देता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो जब पंखों को घुमा देता है तो इसमें बिजली उत्पन्न हो जाती है और ये निम्न ज्वार की स्थिति यहाँ पे पैदा कर देती है। यहाँ से उच्च ज्वार यहाँ पे आती है और यहाँ निम्न ज्वार की स्थिति पैदा कर देती है, ठीक है। और फिर निम्न ज्वार जो है यहाँ से फिर यहाँ पे चली जाती है उच्च ज्वार के रूप में, ठीक है। जब उच्च ज्वार, जैसे यहाँ पे गति होती है ना कि पहले उच्च ज्वार आएगा फिर निम्न ज्वार आएगा, फिर उच्च ज्वार आएगा फिर निम्न, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा कि पहले उच्च ज्वार आया तो यहाँ से भी बिजली का उत्पादन हुआ, फिर निम्न ज्वार फिर यहाँ पे जाता है उच्च ज्वार के रूप में परिवर्तित होता है तो वहाँ पे भी बिजली का उत्पादन होता है। और ऊपर आपका जो बना हुआ है पुल, वहाँ से गाड़ियाँ हो जाती हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसको डिटेल से भी जानेंगे, यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस के रूप में हमने देखा है। क्लियर है? ये हमारी ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है। और ज्वारीय ऊर्जा में कहाँ पे उत्पादन होता है, आपको पता ही है कि कच्छ का जो एरिया है यहाँ पे दिया गया है, कच्छ का खाड़ी का जो एरिया है वहाँ पे ज्वारीय मिल के क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बायोगैस की बात करें तो जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट जो होते हैं और गैसीय ईंधन के रूप में इसको बदला जाता है। जो ये सारी चीज़ें रहते हैं जैसे कि मृत पशु, जंतुओं के अवशेष, गोबर, इन सबको ईंधन के रूप में इसको बदला जाता है। इसे हम बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्टियाँ
जो अजैविक अपशिष्ट हैं बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अवगठित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होते हैं। अभी हम इसको फिगर में देखेंगे किस प्रकार इसका बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का जो सर्वोत्तम ईंधन इसको माना जाता है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को न नष्ट करके एक भिन्नता ला सकते हैं, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा का विदोहन व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ये बड़ा ही फेमस वक्तव्य आप कह सकते हो कि ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ठीक है, अब इसको हम फिगर की जो इसका फिगर है इसको देख लेते हैं किस प्रकार बायोगैस का उत्पादन होता है। जैसा कि यहाँ पे कर्दन दिया गया है, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये बेसिकली कर्दन है। उसके बाद से ये गैस का टैंक यहाँ पे बनाया गया है, इसके माध्यम से यहाँ पे डाला जाता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, इस गैस टैंक के माध्यम से उसके बाद से यहाँ पर इस माध्यम से यहाँ पे खाद के रूप में जाता है और खाद जो है वो उर्वरक का निर्माण करता है और गैस जो है इसका यहाँ पे निकल जाता है जो कि बायोगैस का निर्माण करता है। एक बार फिर से देख लो, जैसे यहाँ पे जो कर्दन है इसके माध्यम से अपशिष्ट इसमें डाला जाता है। ये हमारा टैंक बना होता है और इसमें यहाँ पे एक पाइप लगी होती है जो गैस यहाँ पे निकलती है, बायोगैस निकलती है। जब यहाँ पे रासायनिक जो अपशिष्ट पदार्थ इसमें डाले जाते हैं उसके बाद से इसमें मिश्रण होते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये जो है यहाँ पे जो खाद होते हैं वो यहाँ पे इधर चले जाते हैं जो कि उर्वरक का काम करते हैं। ठीक है, और जो हमारे गैस होते हैं इस अपशिष्ट के अंदर वो यहाँ से दूसरी जगह इकट्ठा कर ले जाते हैं जो कि इनका यूज खाना पकाने और विद्युत उत्पादन में किया जाता है।